मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि नियर पॉइंट क्या होता है, उसको डिफाइन करने को भी आ जाता है। नियर पॉइंट होता है कि आप मिनिमम कितनी दूरी पर रखकर अगर किसी चीज को देखोगे तो साफ साफ दिखेगा। अगर उससे कम दूरी पर रखा तुमने तो फिर आपको साफ दिखाई नहीं देगा, मे भी दिखाई भी दे सकता है लेकिन आपकी आंखों में स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर वो कम से कम दूरी है ह्यूमन आई के लिए। ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर वो कम से कम दूरी है जिस पर अगर आप किसी वस्तु को या किसी किताब को रख के देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा बिना स्ट्रेस के, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता है कि आपकी आंखों में मसल्स होते हैं, ठीक है, आपकी आंखों में मसल्स होते हैं। मसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशियां। कौन सी पेशियां होती है कोई बताएगा? एक बोलो ना। पक्षमाभी पेशियां। हाँ, ठीक है, सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं जिसको, पक्षांभी पेशियां। इनका काम क्या होता है कोई बताएगा? हाँ, जो हमारा लेंस होता है वो एक जेली टाइप चीज से बना होता है, तो आप लेंस की फोकस दूरी को बदल सकते हो, ठीक है। जो ये पक्षांभी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स होती हैं, ये आपके लेंस को खींचती हैं या फिर उसको नॉर्मल शेप में लेके आ जाती है, ठीक है। जब आप किसी चीज को नजदीक रख के पढ़ते हो तो ये आपकी जो ये पेशियां होती हैं, ये सिलियरी मसल्स होती है, उसको खींच रखी होती है ताकि इसकी जो इमेज है आपके पीछे रेटिना पर्दे पर जाकर बन जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये आपकी पक्षांभी पेशियां सिलियरी मसल टाइम के साथ क्या कर जाएंगी? थक जाएंगी। इसलिए आपको 15-20 मिनट में आपकी आंखें थोड़ी सी बुझने सी लगती हैं, बंद से होने लगती हैं, फिर बोलते छोड़ो क्या है कल पढ़ेंगे, यही करते हो ना? एग्जैक्टली। लेकिन आप किसी दूर की चीज को देखोगे तो आपकी आंखों में उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई मुझे ये बताएगा हमारी आंखों का जो निकट बिंदु तो मैं बता चुका हूँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ठीक है, अनंत तक होता है। हम बहुत दूर तक देख सकते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो अनंत है उसका आंसर। लेकिन हम जब किसी दूर की चीज को देख रहे होते हैं तो हमारे आंख जो है उस वक्त पर हमारे आंखों का जो लेंस होता है वो रिलैक्स होता है, उसको खींचा या वो उसके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगा होता, जिसकी वजह से आप दूर की चीजें देखते हो। आसमान में देखो, गर्मियों में छतों में सो जाते हैं ना लोग, तो आसमान को देखते तो बड़ा रिलैक्स फील होता है, उनको आंखों में स्ट्रेस नहीं होता। तो इस चीज को याद रखना। यहाँ पर एक्चुअल में जो तुम्हारा निकट बिंदु है नियर पॉइंट वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो ये जो बंदा है जिसके आंख में डिफेक्ट है उसका नियर पॉइंट यहाँ पर खिसका है, ठीक है। तो और इसका जो इमेज जो है ये रेटिना है, ये क्या है? रेटिना। इस रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे नीचे, ठीक है। अगर रेटिना के पीछे बन रहा है तो इसको क्या होगा? इसको दिखाई देगा धुंधला। क्या दिखाई देगा? धुंधला, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसको किस तरीके की बीमारी है, किस तरीके की। तो इस मेरी बात सुनो, इस आरेख द्वारा निरूपित दृष्टि दोष का नाम बताओ। आपको बताना है किस तरीके का डिफेक्ट है। आपको पता है ये है निकट दृष्टि दोष, ये बोलना चाह रहे हैं? दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो आपका इसमें इसको क्या होगा? इसको दूर का तो दिखाई देगा, पास का, यानी कि इसको फार साइडनेस है। मतलब फार साइडनेस मतलब होता है इसको दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा। पास का अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता लगेगा कि अगर इसकी आंख है, इसको ना नजदीक का भी साफ दिखाई दे रहा होता, तो ये वाले के लिए अगर इसका जो निकट बिंदु है ना नियर पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ नहीं खिसका होगा। मतलब कि अगर इसको नजदीक का देखना है, ठीक है, तो इसको और ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, तब जाके उसके रेटिना पर इमेज बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसको यहाँ से साफ हमको पता चला कि इसको फार साइडनेस है। फार साइडनेस को हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टिता, ठीक है, इसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। अब इस दोष के 2 कारणों की सूची बताइए। अब कुछ तो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से गोलक का छोड़ा जाना,
नेत्र, हाँ, नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है। आई बॉल जो है, आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है, एक चीज फोकस हुई अतिदेव जाना। हाँ, और जो फोकल लेंथ है उसका बढ़ जाना। तो ये दो कारण है इसके, तो ये आपको याद रखने हैं। ये अभी तो तुम पढ़ के बता रहे हो कहीं से, लेकिन एक्चुअल में आपको ये याद करने हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पक्का तुम लोगों से पूछा जाएगा आई डिफेक्ट के बारे में, या तो फार साइटनेस वाला, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तीनों तरीके से आपसे ये पूछे जा सकते हैं। अब किसी को प्रेस बायोपिया पता है? प्रेस बायोपिया जरा दूर दृष्टि, ठीक है? नहीं, उम्र के साथ आपके जो उम्र के साथ आपका जो ये सीलियरी मसल्स होते हैं ना, जो पक्षांबी पेशियां जो होती हैं, वो जो है वो भी टाइम के साथ बूढ़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाएंगे ना पास की चीजों को फोकस, ना दूर की चीजों को। ना हमें पास का साफ दिख पाएगा, ना दूर का साफ दिख पाएगा। तो उस वक्त पे आपको एक ऐसा लेंस की जरूरत होगी जिससे पास की भी चीजें दिख जाए, दूर की भी। तो उसके लिए हम द्विफोकसी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस जो अगर तुम्हारे पास अगर ये तुम्हारे चश्मे का लेंस है, तो कौन सा वाला लेंस ऊपर नीचे? आपको मैं बता दूं, आप जब नजदीक की चीजें पढ़ते हो, मेरी बात सुनो, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जब आप नजदीक की चीजें पढ़ते हो तो नजदीक की चीज के लिए नजदीक जो है चीजों को नजदीक के लिए नीचे की तरफ से देखते हैं ना, लेकिन जब दूर देखना होता है हमको ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें दूर की चीज को सही देखने वाला लेंस चाहिए, और नीचे वाला जिससे हमें पास की चीज दिख पाए, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है? तो ऊपर कौन सा लेंस है? ठीक है, ये होता अवतल, ही होता है, ठीक है? ये चीज याद रहेगी, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि इसको अगर इसको सही देखना है तो इसको किस तरीके का लेंस के लगाने की जरूरत है? अरे इसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस पता है ना कैसा होता है? गोल, ऐसा गोल नहीं, फोकस करता है, सारे किरणों को एक कर देता है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसकी जो देखो याद करने का तरीका है इसका भी, इसकी जो लाइट रेज है ना, उनको तुमने रेटिना पर फोकस करना है, ठीक है? जबकि ये रेटिना से पार हो रही है, तो आपको पहले ही फोकस करना होगा। तो पहले ही फोकस करने के लिए इस तरीके का लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्योंकि ये कैसा लेंस, इसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग इसका नेचर है, क्योंकि लाइट की किरणों को क्या करता है? एक जगह, जबकि अगर तुम्हारा रेटिना से पहले, अगर रेटिना से पहले ये बन रहा होता, ये जो इमेज है रेटिना से पहले बन रही होती, तो उस वक्त पे आप एक ऐसे लेंस की यूज करते जो कि लाइट की किरणों को फैला दे, क्या करते? फैला दे और दूर जाके मिलाए, ठीक है? इस चीज को याद रखना आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब कि आपको ये सभी चीजें आनी चाहिए, है ना? ये बोलता है निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम का नाम बताइए। नियम बताना, आपको रूल बताना कि कौन सा रूल लगेगा इसमें। किसी धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है? अगर एक आपके पास सीधा कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसे, किस नियम के जरिए आप उसको, ठीक है? मान लो अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको दिया जा सकता है राइट हैंड थंब रूल से, वाम हस्त नियम बोलते हैं ना इसको, ठीक है? तो आप जैसे कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो अंगूठा ऊपर कर लो, जो ये उंगलियां होंगी चारों तरफ वो क्या दिखा रही होंगी? चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ये था करंट ऊपर थी, ऐसे चारों तरफ ऐसे घेरा बनाओ, यानी कि यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होंगी, ठीक है? ये रहा। अगर आपका करंट नीचे जा रहा है, अंगूठा नीचे करो, उंगलियां देखो, उंगलियां अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर से बाहर की तरफ होगी। तो ये है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल।
यानी कि वामहस्त नियम नहीं सर, दक्षिण नहीं, राइट हैंड हम किसी चुंबकीय, अगला इसी में है, इसी में आगे क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र आपके, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक कंडक्टर है, चालक है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? बी से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे मापा जाता है? टेस्ला से। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उसके लंबवत तुमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें करंट यहाँ की तरफ जा रही है, तो इसमें बल कहाँ की तरफ लगेगा? वो किससे पता लगेगा? लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला बाएं वाला हाथ, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगला, हाँ कुछ पूछना है? आगे जो दे रखा है अगला क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ये है तुम्हारा पादप यानी कि पौधा, पौधे, और फिर हिरण यानी कि डियर, और लास्ट में दे रखा है शेर। तो ये एक फूड चेन है, भोजन श्रृंखला है, ठीक है। तो ये है प्लांट्स तुम्हारे, ठीक है, ये क्या है? हिरण, नाम क्या लिख दिया? ये लिखा हुआ है, मृग, हिरण लिखना चाह रहा है, ठीक है। तो ये है डेयर, और ये लास्ट में, तो ये आपको चेन एक गिवन है, इसमें आप क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो खाना बनाते हैं ये प्लांट्स, पौधे, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स और हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादक, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। और ये क्या है? द्वितीय सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि उपरोक्त आहार श्रृंखला में दूसरी पोषी स्तर, अच्छा इनको ना पोषीय स्तर, वो पोषीय स्तर बोलते हैं, ठीक है, हाँ, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। ये बोलता है कि दूसरी पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव पहले और तीसरे पोषी स्तर पर क्या होगा? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुम्हारे प्री बोर्ड में भी पूछा हुआ था कि अगर ये दूसरे वाला जो ट्रॉफिक लेवल है, दूसरा वाला पोषी स्तर है, अगर इसके जीवों को तुमने हटा दिया तो पहले वाले और तीसरे वाले में क्या फर्क पड़ेगा? अब मेरी बात सुनो, जब ये वाले हट जाएंगे, दूसरी पोषी स्तर के जानवर हट जाएंगे, तो उस वक्त पे इनके लाइंस के लिए कुछ खाने के लिए होगा नहीं, तो ये वाला ट्रॉफिक लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि लाइन जो है वो सिर्फ डियर को खाता है और किसी को नहीं खाता, ये मान के चल रहे हैं। हालांकि आपका फूड वेब होता है, जरूरी नहीं कि लाइन सिर्फ डियर को ही खा रहा है, बहुत सारी चीजों को तुम ये भी नहीं सकते हो कि वो बहुत सारी चीज बाकियों को खा लेगा, उसको नहीं खा लेगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यही है एक आपकी फूड चेन। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेंगे, और इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इनको कोई खाने वाला नहीं, तो सारा जगह ये प्लांट्स फैल जाएंगे। तो इसलिए एक बैलेंस बना रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि जो अगर आप प्लांट्स में जो पेड़ पौधे जो हैं उनमें क्या डाल दो, उसमें तुम पेस्टिसाइड वगैरह वो डाल दो ना, पेस्टिसाइड मतलब पीड़कनाशक, ठीक है, मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह वो केमिकल्स डाल दो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स डाल दो, तो ये सारा का सारा प्लांट्स में इकट्ठा हो रहा है और ये प्लांट्स को तुम्हारे हिरण खा रहे हैं, फिर आगे जानवर खाते जा रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट वाले पोषी स्तर में जो जीव होगा उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि इंसान हुआ है, क्योंकि इंसान जो है तुम्हारे पेड़ पौधे भी खाता है और एनिमल्स को भी। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन,
ठीक है, हाँ ठीक है। सबसे आखिरी पोषी स्तर पर केमिकल्स का इकट्ठा हो जाना, बहुत ज्यादा मात्रा। अब अगला क्वेश्चन है, कोई गैस X जो कि एक घातक विष है, यानी कि आपकी एक पॉइजनस गैस है, खतरनाक गैस है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। वो आपके एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ठीक है। हाँ, ये गैस कौन सी है? ओजोन। आपको बता दूं कि ओजोन गैस जो है O3 बोलते हैं जिसको, ये जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है ये, ठीक है। हाँ, ये और एक आवश्यक प्रकार्य का संपादन करती है। किसी आपको पता है कि इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सनलाइट को नहीं, जो सन रेज है उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यूवी रेज। ये यूवी रेज जो होती है हमारे स्किन के लिए, फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तुम्हारी फसलें खराब हो सकती हैं, आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये धरती के सतह तक ना आने दिया जाए, ठीक है, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर एक ओजोन लेयर है जो कि अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। लेकिन जैसे जैसे हम कुछ ऐसी गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं, इस O3 के फॉर्मेशन को रोक रही है, यानी कि आपके ओजोन लेयर के बनने को रोक रही है, जिसकी वजह से ओजोन के ऊपर देखो, अब हर जगह तो ओजोन है, कहीं पे होल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, डिप्लीट कर रही है लेयर, क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, पतली हो रही है। और कहीं से ऐसा हो गया कि कुछ जगह पे तो वहाँ पर ओजोन की लेयर है ही नहीं, तो यानी कि वहाँ पे एक होल बन गया, ओजोन के ऊपर एक होल बन गया, मतलब ओजोन गैस नहीं है वहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ओजोन लेयर, ओजोन की मोटाई नापने के लिए किस तुम्हारा यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, डॉप्सन यूनिट, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों का ये कई बार क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में भी पूछा हुआ था कि आपकी समजातीय श्रेणियां क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो आपको कुछ डेफिनेशन तो याद रखनी है। यहाँ पर आपको 3 जो है यौगिक कंपाउंड दे रखे थे, C4H8, C3H6, C2H4। आप लोगों को दिखेगा कि एक होमोलोगस सीरीज है, समजातीय श्रेणी है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच में देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है, ठीक है। और आपको ये पूछ रखा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, श्रृंखला बड़ी होती जाती है, ठीक है, कार्बन की चेन जो है बढ़ती जाती है, तो उनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे उसका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है। वहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन से डिपेंड करता है। यहाँ पर है आपको राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। आपको वो जो ग्रुप थे ना, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, प्रक्रियात्मक श्रेणियां, क्या समूह, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एल्डिहाइड का पूछ लिया, ठीक है। एल्डिहाइड का सभी को पता है, C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये एल्डिहाइड है। और कीटोन का क्या होता है, कौन बताएगा? कीटोन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरी वाला कार्बन नहीं आएगा कभी, ना इधर का ना इधर का, बीच में होना चाहिए कार्बन, तभी उसमें कीटोन वाला ग्रुप लग सकता है। क्योंकि कीटोन में क्या होता है, सिर्फ एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और आपका ये किसी किनारे में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो नीचे की तरफ भी लगा सकते हो, लेकिन बीच में आएगा, बीच वाले कार्बन में या फिर किसी भी अंदर वाले कार्बन में, लेकिन लास्ट के 2 कार्बन में, एक लेफ्ट साइड राइट साइड वाले में नहीं लगाना आपने डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये बोलता है इसका नाम क्या होगा, C3
H6O, ये क्या हो सकता है? तो आप इसके लिए क्या करोगे? बहुत सीधी सी आप 3 कार्बन बना दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले से पता नहीं चलता। अब हाइड्रोजन कितने? 6। आपको पता है इसको तो 3 चाहिए ही चाहिए, इसको, ठीक है, और इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए, यानी कि 5 होने चाहिए अब तुम्हारे पास, लेकिन आपके पास तो अब 3 ही बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, आप इसके पूरे हो गए, और इसको कितने चाहिए? 3 हो गया। तो ये तुम्हारा था कीटोन था, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है, प्रोपेन, ये आपका ये प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्योंकि कीटोन है, तो ONE लास्ट में तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। ये बोलता है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड X। एक कंपाउंड का नाम लिखना है आपको, एक यौगिक का नाम लिखना है X, जिसके पास 2 कार्बन के अणु हैं, सॉरी परमाणु हैं, 2 कार्बन के एटम्स हैं उसके मॉलिक्यूल में, एंड इट्स नेम इज सफिक्स विद OL, उसके लास्ट में OL लगा हुआ, तो ये क्या होगा? इथेनॉल होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। इसका नाम तो आपने बता दिया, इसका फॉर्मूला भी होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नहीं सही बोला तू, CH3CH2OH, ठीक है। ये बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन X इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जब भी हम इस इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, CH2OH था ना, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है पानी निकाल देना, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल निकाल देगा, तो यहाँ से तो OH हट जाएगा और यहाँ से एक H हट जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और पानी बाहर निकल गया। ये जो है ये इथीन, क्या है? इथीन। तो आपने क्या किया? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना दिया, ठीक है, याद रखना इस चीज। इसको डिहाइड्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें से पानी निकल गया ना, डिहाइड्रेशन। तो इसमें इसके बाद पूछा हुआ कि इसमें जो चीज़ बनी उसका फॉर्मूला और उसका डायग्राम बनाना, तो आपको इथीन का डायग्राम बनाना।